नमस्कार। कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर राष्ट्रीय बहस का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है? आज हम भारत के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले यूट्यूबर्स में से एक ध्रुव राठी के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जो उनके हाल के एक इंटरव्यू पर आधारित है। ये उन कई पर्सनल अटैक्स में से एक है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद अक्सर यही होता है कि भारत पर उनकी टिप्पणियों को डिस्क्रेडिट किया जाए, क्योंकि वो जर्मनी में रहते हैं। पर क्या ये आलोचना सही है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम एक एक करके परतों को हटाएंगे और शुरुआत उन सबसे आम आलोचनाओं से करेंगे जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली परत है उनके रहने की जगह को लेकर पर्सनल अटैक। तो सवाल उठता है, जर्मनी ही क्यों? आरोप यह है कि वो दूर बैठकर भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन उनका दिया गया कारण यह है कि वो 17 साल की उम्र में अपनी बैचलर डिग्री के लिए वहां गए थे, वहीं अपना चैनल शुरू किया और अपने पार्टनर के लिए वहीं रुक गए। और मजे की बात यह है कि राठी इस लेबल को पूरी तरह से घुमा देते हैं। उनका दावा है कि आरएसएस संगठन खुद 1930 के दशक के जर्मनी और इटली से बहुत ज्यादा प्रेरित था, उनके ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी विचारधारा तक। अब ये मामला पर्सनल से प्रोफेशनल कैसे होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मीडिया में प्रोपेगेंडा पर उनकी आलोचना को देखते हैं। वो प्रोपेगेंडा फिल्मों को कुछ खास क्राइटेरिया से डिफाइन करते हैं। ऐसी फिल्में जो राजनीतिक नारों का इस्तेमाल करती हैं और पिछली सरकारों को विलन की तरह दिखाती हैं। वो हाल के कुछ उदाहरणों की तरफ इशारा करते हैं जो उनके मुताबिक इस परिभाषा में फिट बैठते हैं। वो द केरला स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हैं। उनका तर्क ये है कि ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो उनके लिए असली मुद्दा ये नहीं है कि प्रो गवर्नमेंट फिल्में बन रही हैं, बल्कि ये है कि एंटी गवर्नमेंट फिल्मों को कथित तौर पर रिलीज ही नहीं होने दिया जा रहा है। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी है। अब ये जो आलोचना है, ये उनके गहरे पर्सनल फिलॉसफी से निकल कर आती है। चलिए उनके कोर वैल्यूज को समझते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना? तो इसके पीछे उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि धर्म जो है वो हमारी कल्चर, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का एक बहुत गहरा हिस्सा है, और इन पहलुओं को हमें बचाकर रखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, ना कि आंख बंद करके उनका पालन करना चाहिए। वो कहते हैं कि उनका सारा काम इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर देश के लिए उनके पॉलिटिकल विजन को कैसे शक्ल देता है। तो इस मशहूर सवाल के जवाब में, अगर मोदी नहीं तो कौन, राठी एक बहुत ही प्रोवोकेटिव जवाब देते हैं। वो इस आइडिया को ही चैलेंज करते हैं कि भारत का भविष्य किसी एक शक्तिशाली नेता पर टिका है। उनकी ये शॉकिंग एनालॉजी मौजूदा लीडरशिप के असर पर उनकी तीखी आलोचना को साफ साफ दिखाती है। तो एक अकेले स्ट्रॉन्ग लीडर के बजाय वो एक स्ट्रॉन्ग टीम की बात करते हैं। ऐसी टीम जिसमें एम्पावर्ड और एक्सपर्ट मंत्री हों, जो अपने अपने जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान दें। तो ठीक है, आलोचना तो हो गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? उनके हिसाब से जो सिस्टम टूटा हुआ है उसे ठीक करने के लिए उनके प्रपोज्ड सॉल्यूशंस क्या हैं? मीडिया की आज़ादी वापस लाने के लिए वो एक 2 स्टेप प्लान देते हैं। पहला, न्यूज़ चैनल्स में सरकारी फंडिंग और एडवर्टाइजिंग को पूरी तरह से बैन किया जाए, और दूसरा, बीबीसी की तरह एक इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर फंडेड मीडिया हाउस बनाया जाए, जहां पैसा सीधा इंस्टीट्यूशन को मिले, सरकार के जरिए नहीं। वो दूसरे देशों से भी कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज लेने की बात करते हैं, जिन्हें भारत में नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनाया जा सकता है। और जब बात एजुकेशन की आती है, तो उनका कहना है कि हमें रट्टा मारने से हटकर क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा, ताकि अगली पीढ़ी बेहतर तरीके से तैयार हो सके। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। राठी जैसे क्रिएटर्स की असली भूमिका क्या है? समाज को आईना दिखाना या उसे बदलने की कोशिश करना? ये कमेंट्री और एक्टिविज्म के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है, जिस पर सोचने की जरूरत है।